दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल प्रकाशन में स्वागत है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में कोई कार्य नहीं किया है और हर स्कूलों से विज्ञापन जारी हो रहे हैं। बगैर अतिथि शिक्षकों की पढ़ाई नहीं हो रही है। कल ही हमारे पास इतने सारे विज्ञापन आए, अभी भी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है और अतिथि शिक्षकों के बगैर स्कूल नहीं चल सकते। वहीं आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और राहुल बाबा के बारे में क्या कहा है, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अतिथि शिक्षकों को भविष्य बर्बाद करने वाली सरकारों के अब खुलेंगे पोल। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकारों के पोल खोलने के लिए हमारे दिनेश भाई एडवोकेट ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकारों ने अतिथि शिक्षकों के साथ भविष्य बर्बाद किया है और अतिथि शिक्षक व्यवस्था को समाप्त किया जाए या फिर उनको नियमित किया जाए। 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में अतिथि शिक्षक रख के शिक्षा व्यवस्था के साथ हंसी मजाक किया जा रहा है और बड़े बड़े लोगों के जो लड़का लड़की हैं वो बड़े बड़े टूर्नामेंट कॉन्वेंट और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह से अतिथि शिक्षकों से पढ़वाया जा रहा है और अतिथि शिक्षकों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है और उनके साथ सही से व्यवहार भी नहीं किया जाता और ना ही उन्हें समय पर सैलरी मिलती है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अभी नहीं जागा तो फिर कब जागेगा। यह सारी खबर आपको पूरी वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। 12,527 में से 10,082 पद जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित करने पर सवाल है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों में इसे लेकर नाराजगी है। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले शिक्षकों को हर साल भर्ती करने को लेकर सरकार ने तोहफा तो दिया है, लेकिन इस तोहफे के बीच में कई तरह की गफलत भी है, जिसमें यही है कि अभी हाल ही में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके लिए भी परीक्षा के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ा। जब रिजल्ट आया तो उसमें भी अलग तरीके से जो भर्ती को लेकर रोस्टर जारी किया है उससे कई जो चयनित स्टूडेंट हैं, कई चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो इसी बात को लेकर परेशान है कि अगर जो इस तरीके का रोस्टर जारी किया गया उस हिसाब से क्या ये लोग उसमें सिलेक्ट होंगे, काउंसलिंग में इनको शामिल किया जाएगा या नहीं, इस तरह के सवाल है। और इसी सवालों को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर लगातार जो प्रदर्शन है वो करते हैं। किस तरह की मैसयाएं हैं, हमारे साथ वो तमाम चयनित अभ्यर्थी, उन्हीं से बात करेंगे। रोस्टर को लेकर आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि आप लोग बाहर हो रहे हैं, अगर उस तरीके का रोस्टर फॉलो किया जाता है तो। मैडम, इनने जिला स्तर रोस्टर लागू किया है और जिला स्तर रोस्टर को भी सही तरीके से लागू नहीं किया है। में क्या है? रोस्टर में ये है कि इनने बोला है कि ग्रुप 3 की पोस्ट है वर्ग 3, इसमें हम जिला स्तर रोस्टर लागू करेंगे। जिला स्तर रोस्टर ऐसे जिलों में ज्यादा पोस्ट निकाली है जहाँ पे ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया में इनने जो रोस्टर लागू किया उस रोस्टर को उस तरीके से लागू नहीं किया। हमने पूरा इसका डेटा निकाला। मैम, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जैसे राजस्थान और यूपी में वैकेंसी नियमित होती है वैसे हमारे यहाँ भी की जाए और 51,000 पदों पे की जाए। जैसे वहाँ पे 21,000 वैकेंसी अभी राजस्थान ने भी दी है, यूपी ने भी 51,000 की घोषणा कर दी है और 2011 के बाद अब हो रही है। अगर देखा जाए 1.25 लाख पद खाली है। क्या मैम हमें चाहते हैं कि अभी 51,000 पदों में भर्ती किया जाए और ऐसे जिलों को चुना जाए जहां पे अभी ओबीसी को, जनरल को और एससी को सीटें मिल सकती हैं। अभी इन्हीं जगहों पे सीटें आई है जहां पे एसटी की सीटें हैं, जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, उनके बैतूल, और वहां पे क्या है एसटी की 87% मतलब रिजर्व कर दिया। तो बाकी और अदर लोगों को क्या है कि 0 मतलब 10%, 5%, 2%, 3%। इसमें आगे इसके एसटी की टोटल पोस्ट है 18,500 में से 10,000 पोस्ट एसटी को मिल गए, जिसमें से हम लोग तो अंदर हो रहे थे मगर इस रोस्टर के हिसाब से हम लोग अभी बाहर हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अदर जिलों का भी मतलब पोस्ट निकाल दिया जाए और हम जिससे हम लोग भी अंदर हो जाएं। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में सामान्य और ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं जो चयनित भी हुए थे, लेकिन अब इस रोस्टर के जारी होने के बाद वो लगभग बाहर होने की कगार पर है। और आज की खबर आपको बता देते हैं कि भोजपुरा में शिवराज सिंह चौहान ने फिर एक बार बड़ी बात की और इस बात को लेकर हम आपके लिए आए हैं। भोजपुरा में बड़ा कार्यक्रम रहा और यहाँ पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भोजपुरा में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल कौन है और मोदी जी कौन हैं और स्वयं शिवराज सिंह कौन है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से आप सुन सकते हो। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार भी हैं। बहन और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष।
जो जरूरत है वो ही मिलेगा। और केजरीवाल है बबूल का पेड़ केवल कांटे ही करेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस कुछ पुरा के मेरे बहन और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वो ही मिलेगा। और केजरीवाल है बबूल का पेड़ केवल कांटे ही करेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। गेस्ट टीचरों पे होती है ना आदरणीय, वो प्रदेश बर्बाद होता है। एजुकेशन इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर एनी सोसाइटी, एनी स्टेट, एंड यू कांट मेक एनी रिस्क, यू कांट मेक एनी डिफॉल्ट लाइक दिस। आप ये इनके बच्चे, सारे नेताओं मंत्रियों के बच्चे तो बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? आप इनके बढ़िया बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां पर रेगुलर टीचर आता है, सब चीज भर्ती होती है। अब चूंकि गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, तो लाद होती है अतिथि शिक्षक को, जिसका ना तो कोई मापदंड है ना कुछ है, वो बस पढ़ाया जा रहा है। 4500 रुपए में पढ़ा भी रहा है, खिचड़ी भी बांट रहा है, वोटर आईडी बना रहा है, और आवश्यकता पड़ने पुलिस की ड्यूटी भी निभा रहा है। अरे कहां से पढ़ेगा भारत? हमारा भारत बस इतना है कि मध्य प्रदेश के जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब जन है, जो सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं, उनको जाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी खिलाओ, उनको भगा दो। और जो बाकी जो प्राथमिक शिक्षक के तौर पर जो भर्ती हम करवा रहे हैं, बस उसका खाना पूर्ति करवाना इनकी भर्ती का, और कुछ नहीं है, खाना पूर्ति करवाना है। आप खुद सोचिए, पहले भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने हमेशा ये देखा कि चुनाव के टाइम निकलती हैं रिक्तियां और फिर नहीं हो पाती हैं, इसलिए ज्यादा संदेह है प्रदेश के युवाओं में। अब देखिए, मेरे साथ कई लोग जो जुड़े हैं, उनमें से MPPSC के मेंस के भी जो उम्मीदवार हैं, उनकी भी अभी तक शायद आवाज आप तक पहुंच रही, लेकिन आपकी आवाज जो है, माइक हटा दी सर, माइक हटाइए, मेरी आवाज आप तक को इस तरीके से विवरण जारी हुआ। इससे चल रहा है 2021 में पूरे 1 साल तक यही मैटर हुआ कि हम 1 लाख पदों पे भर्ती कराएंगे, 1 लाख पदों पे भर्ती कराएंगे, बिना किसी आधार की भर्ती कराएंगे। और आज जब इन्होंने अभी कल जब जारी किया, इन्होंने जो सर्कुलर जारी किया, इसमें पूरे पदों को देखिए कि किन पदों पे भर्ती करवाने वाले हैं, और जो भी पदों पे भर्ती करवाने वाले हैं, कैसे कैसे उन्होंने छटाक भर के बांट रखी है कि 2022 में कौन सी भर्तियां करवाएंगे, 2023 में कौन सी भर्ती करवाएंगे, कितने % 2024 भर्ती करवाएंगे। 2022 तो गया, उसका तो नोटिफिकेशन भी कुछ भर्तियों का आएगा, कुछ भर्तियों का जो भी आता है नोटिफिकेशन। ये बताइए, आबकारी विभाग की भर्ती निकली, आबकारी विभाग में 149 पोस्ट, जबकि वो 149 पोस्ट बैकलॉग पद हैं, जबकि 313 पद जो खाली हैं वो खाली पद हैं जो कि सामान्य भर्ती के लिए। तो अब इतने मतलब 20-25 लाख युवा जो रजिस्टर्ड हैं, व्यापम में रजिस्टर्ड हैं, और 40 लाख युवा जो कि बेरोजगार की वेबसाइट में अनरजिस्टर्ड है, उनके लिए 149 भर्ती लेकर के आते हैं और कहते हैं हम 1 लाख का सपना पूरा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इनका सिर्फ एक जुमला है कि 2023 में युवा बिल्कुल भी इनका विरोध न करे, आसानी से इनका चुनाव हो जाए। 2023 में इनका जो चुनाव होने के बाद 2024 में इनका लोकसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन दिनेश, मतलब आप चलिए, मैं उस पहलू को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं भाई, चूंकि आप युवाओं की आवाज उठाते दिनेश, आप लोगों को लग रहा है ये चुनावी लॉलीपॉप है, अगर मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन पहले आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि केवल मंच पे घोषणाएं होती हैं। अब कागजी तौर पर अगर विवरण आ रहा है भर्ती का, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है, ये बता दीजिए। दिक्कत है ना सर, अगर आप भर्ती करवाने जाते हैं तो आपके पास भर्ती कराने का एक आधार तो होना चाहिए, भर्ती कराने का मंच तो होना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जामिनर्स बोर्ड नंबर 1 का भ्रष्ट संस्था है, ये सबको पता है। आज मेरे पास पूरी फाइल रखी है, ऐसी फाइल दिखा दूंगा, किसी के 20 नंबर बढ़ा देना, किसी के 30 नंबर कम कर देना। और जो कंपनी लेती फर्जी कंपनी एडुकेटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई राज्यों के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, ऐसी कंपनियों से लोग जो है एग्जाम करवाते हैं। इनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, इनके पास PRO एक व्यक्ति नहीं बैठता है, इनके पास ढंग की संस्थाएं नहीं है, इनके पास ब्लैक लिस्टेड कॉलेज होते हैं, जिन कॉलेजों को लेकर के लगातार कैश लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, इनके पास रूल ही नहीं है। 3 साल से एक मुद्दे को नहीं सुलटा पाए कि 14% की 27%। और बात करते हैं भर्तियों की, अगर इतनी ही ज्यादा पड़ी हुई तो आज तक अभी 2019 के बच्चों जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ क्या न्याय हुआ बताइए? 2020 के बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं, उनके साथ क्या न्याय हुआ? और जो भर्तियां हैं, आजकल कोर्ट एक अंग बन चुके हैं। एक एडवोकेट होने के नाते, पहले ही बड़े एडवोकेट कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि युवाओं को न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। इंसान न्यायालय का दरवाजा तब खटखटाता जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इनके गृह मंत्री नहीं सुनते, इनके मुख्यमंत्री नहीं सुनते, मतलब सुनानी है अपने मन की बात, इनके जन की बात सुनानी है, जनता की बात नहीं सुननी है। पता नहीं मेरे समझ तो वो मंच में भांजे भांजी आ कहां से आते हैं। हम जैसे भांजे भांजियों से बात करने इनको तकलीफ क्या हो जाती है, दिक्कत क्या हो जाती है।
उस समस्या को समझते क्यों नहीं है? उस बात को एक भर्ती 2020 में आती है और लगातार अटकती रहती है। अभी आपको बता दूं, मैं कई बार आपके एक मुद्दा आपको मैंने मैसेज किया था, ये बताइए जब अनरिजर्व कैटेगरी की लड़की की कट ऑफ 67.56 है तो 78 वाली लड़की के क्यों नहीं लिया गया? उसका फिजिकल करवाने के बाद 76 वाली लड़की क्यों नहीं लिया गया? ये क्यों फर्जीवाड़ा होता है? एक बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में 7 नंबर बढ़ाते हो, दूसरे नंबर के बच्चे को हटाते हो एक ही एग्जाम में, क्या है व्यवस्था? पहले व्यवस्थाओं तो करो, क्योंकि जब आप एग्जाम लेने की बात करें, 1 लाख के एग्जाम लेने की बात करें, उधर ग्वालियर में बोली लगने लगी है 10-10 लाख 12-12 लाख की। हम पहले भी शिकायत कर रहे हैं, इसी मंच पे शिकायत किया हूँ कि बहुत सारे एजेंट एक्टिव हैं और एजेंट 12-12 लाख 10-10 लाख अब तो देके कह रहे हैं 10-10 लाख रुपए तो तुम अगर भर्ती है अपना सिलेक्शन, क्योंकि उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हम बात करेंगे स्कैम की, ये बात दर्ज कराएंगे नकल प्रकरण की। क्या हुआ? आप अगर कह रहे हैं कि 1 लाख पदों की भर्ती के लिए किस आधार पे करा देंगे बताइए? कोई रूल नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने 13% का एक नया रूल जमा रखा है कि 87% एक तरफ और 13% रिजर्व करेंगे ओबीसी को, 13% रिजर्व करेंगे जो है जनरल को। आज इनकी सुनवाई होनी थी, आज कोई सुनवाई नहीं, आज 18 तारीख कोई सुनवाई नहीं। तो आप जो ये आदेश है दिनेश, इसको समझा दीजिए। दिनेश, जो आदेश है इसको समझा दीजिए ना, इसमें तो विवरण दिया हुआ है, आप समझा दीजिए कि इस आदेश में मैं बता रहा हूँ इसके मायने क्या है, ये बता दीजिए। इसके मायने ये है कि सबको एक साथ मनाना है, वोट बैंक को बस मनाना है, वोट बैंक को बस पटाना है, इसके मायने सिर्फ इतने हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 87% लोगों को दे दिया, सिलेक्शन दे दिया, अब 13% जो अनरिजर्व कैटेगरी है और 13% जो ओबीसी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं ओबीसी में, लेकिन जो 13% अनरिजर्व कैटेगरी है वो एक प्रकार से आप ये कहते हैं सिर्फ इसमें अनरिजर्व रहेगा, यहाँ पर वायलेशन हो जाता है। इसे कहते कम्युनल रिजर्वेशन। कम्युनल रिजर्वेशन का मतलब है कि उसमें ना तो ईडब्ल्यूएस घुस सकता, ना तो उसमें ओबीसी घुस सकता, ना तो एसटी ना एससी, और इसी बात को लेकर चैलेंज किया जाएगा तो क्या करेंगे? एक बड़ी बात है इसमें, जब आपके पास आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अभी अगर रिजर्वेशन नहीं लागू हो सकता 27%, तो 14% का रूल बनाते हुए बोल दीजिए जब तक न्यायालय प्रकरण में अधीन है तब तक हम 14% पे भर्ती करेंगे और 14% पे ही ज्वाइनिंग देंगे। कोई तकलीफ ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोर्ट को दिक्कत है ना लोग युवाओं को दिक्कत है। यहाँ तक कि जो ओबीसी के छात्रों कहते हैं भैया तुम 14% दो, कम से कम ज्वाइनिंग तो दो सही समय पर। लेकिन इनको अच्छे से पता है अगर हम 14% करेंगे तो जो वोट बैंक है, जो बाहर वोट बैंक बैठा है जिसको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है 27% से। भले 4 साल से बच्चे बर्बाद हो जाए, युवा बर्बाद हो जाए, उनकी एज निकल जाए, उनके धन संपत्ति और आ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये नियम अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, अपने आप में नियम बिल्कुल। ये कभी ऐसा आपने देखा कि 2-2 लिस्ट जारी हो कि एक बच्चों को रिजर्व करके रखा जाएगा, एक बच्चों को सेक्शन दे दिया जाएगा? अब जिस बच्चों को आपने रिजर्व करके रखा है उसका कैटेगरी बता दीजिए। इनके किसी भी डिपार्टमेंट चैलेंज, ओपन चैलेंज देता हूं मैं, आपके प्लेटफॉर्म पे डिबेट करने को तैयार हूं। इनके जितना भी आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठा है, अगर कोई इनमें से कोई भी थोड़ा भी इस बात का ज्ञान रखता है इस रिजर्वेशन का, तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं मंत्री मिनिस्टर सबको कि 5 मिनट के इसमें डिबेट करके दिखा ले मुझे कि 13% रिजर्व यूआर और 13% ओबीसी को मुद्दे को मुझे समझा दे कि किस प्रकार से 13% यूआर में किसी को जाने से रोक कैसे सकते हो, और अगर रोक सकते हो तो क्यों रोक सकते हो? तब तो आपने सीधे वायलेशन कर दिया, आर्टिकल 16 का वायलेशन कर दिया आपने, आर्टिकल 14 का वायलेशन कर दिया। लेकिन सरकार का ये पक्ष होता है कि भाई कि पहले हम कुछ करें ना, हमने अपने भर्ती प्रक्रिया के लिए कदम उठाया, अब इस भर्ती कदम प्रक्रिया में अगर सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है तो इतना अविश्वास क्यों है? क्यों इतना भाई बार बात आती है? हालांकि युवा भी निकला है, सुन लीजिए दिनेश, पहले युवा भी लिख रहे हैं, पद वृद्धि को ज्यादातर लिख रहे हैं, वर्ग 3 के लिख रहे हैं, 50,000 की मांग कर रहे हैं, पदों की जो रिक्तियां हैं। इसमें संशय केवल इसलिए है कि पद के विवरण है उस विवरण में आपको स्पष्टता नजर नहीं आ रही, इसलिए अविश्वास है, या सरकार ने एक कदम उठाया। एक एग्जाम्पल देता हूँ, 18,000 प्राथमिक शिक्षक पदों पे भर्ती आई। आपने कहा कि बैकलॉग पद हम 10,000 समथिंग डाल दिए, किसके? एसटी के। तो 18,000 में 10,000 से ज्यादा पद डाल दिए, किसके? सिर्फ एसटी के, एक कैटेगरी डाल दिए। हमें एसटी से कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, बैकलॉग पद भरिए। लेकिन वहीं पर जब आप देख रहे हैं कि 2.25 लाख बच्चों को आपने क्वालिफाइड किया है, तो क्या 8,000 में ओबीसी, 8,000 में यूआर, 8,000 में ईडब्ल्यूएस, 8,000 में महिला भी और 8,000 में जो अतिथि शिक्षक भी, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं है क्या? आपको जब 51,000 पदों की भर्ती के लिए बच्चे बात कह रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या, जब आपको पता है कि 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.